सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालाते हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत इस तरह हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में शामिल होना भारत के मफाद में नहीं, वज़ीर ख़ारजा का बयान। फ़ौज ने बनाए लद्दाख में तैनात जाबाजों के लिए स्मार्ट शेल्टर। सदारती इलेक्शन को शफाफ करार देने पर ट्रंप ने किया आला ओहदेदार को बरतरफ। चीन से दोस्ती के बायस पाकिस्तानी मजदूरों के इस्तेसाल पर कराची में एहतजाज। इसराइल फ़ौज के ज़रिए शाम में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाकर किए गए हमले में 3 शामी फ़ौजी हलाक। यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन ने किया पाकिस्तान और तुर्की पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों के हमले में 12 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता बरस हिंदुस्तान इलाक़ाई जामी माशी ताउन यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप माहिदे से इसलिए अलग हो गया था क्योंकि इसमें शामिल होने से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक बुध के रोज़ सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज़ के ज़रिए मुनक़िदा एक ऑनलाइन इजलास के खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक या दो मुल्कों को अपने मफाद के लिए किसी अमल को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के माबैन मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती माहिदे पर जयशंकर ने कहा कि भारत मुतवाज़िन और गैर जानिबदार माहिदे की उम्मीद रखता है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप माहिदे से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत इस ग्रुप से इसलिए अलहदा हो गया क्योंकि भारत की जानिब से ज़ाहिर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात का तस्फ़िया नहीं किया गया। गौरतलब है कि गुज़िश्ता इतवार के रोज़ चीन समेत 15 एशियाई ममालिक ने एक बड़े तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जबकि भारत और अमरीका जैसी बड़ी मईशतें इस माहिदे में शामिल नहीं हैं। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस माहिदे से मुतालिक जब हमारे ख़दशात का कोई हल नहीं पेश किया गया तो उस वक्त हमें यह फ़ैसला लेना था कि ऐसी सूरत हाल में हम माहिदे में शामिल हों या फिर माहिदे को अपने हक़ में बेहतर न देखते हुए इससे अलहदा हो जाएं। ऐसे हालात में हमने जो फ़ैसला लिया वो आप सबके सामने है, क्योंकि इसमें शामिल होने से हमारी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। चीन के साथ मशरक़ी लद्दाख में पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से चले आ रहे फ़ौजी तातुल के लंबा खिंचने के आसार देखते हुए फ़ौज ने खून जमा देने वाले बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों के रहने के लिए सभी ज़रूरी जदीद सहूलियात से लैस खुसूसी शेल्टर्स और स्मार्ट टेंट बनाए हैं। मुल्क के बेशतर अखबारात ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा दी टेलीग्राफ में शाया खबर के मुताबिक इन शेल्टरों में सर्दियों की मनफी और ख़राब हालात को देखते हुए बिजली, पानी, ख़ास किस्म के हीटर, तिब्बी ज़रूरियात और साफ़ सफाई पर ख़ास ध्यान दिया गया है। महाज पर तैनात जवानों के लिए ख़ास किस्म के गर्म टेंटों का इंतज़ाम किया गया है। फ़ौज के ज़राए ने आज बताया कि लद्दाख के सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नवंबर के बाद 40 फीट तक बर्फ़ गिरती है। बर्फीली हवाओं के चलने से वहां दर्जे हरारत 0 से 30 से 40 डिग्री तक कम हो जाता है। कई बार बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ़ौज ने वहां तैनात जवानों के लिए ख़ास तैयारी की है और उनके वहां रहने के चाको चौबंद इंतज़ाम के साथ साथ उनकी सहूलियात मुहैया कराई हैं। फ़ौज ने वहां तैनात जाबाजों के लिए पहले से मौजूद स्मार्ट कैंपों के अलावा अब ख़ास शेल्टर बनाए हैं जिनमें सभी जदीद सहूलियात मौजूद हैं। इन शेल्टरों में बिजली, पानी, हीटरों, सेहत से मुतालिक ज़रूरतों के साथ साथ सफाई का ख़ास ध्यान रखा गया है। उबरी महाज पर तैनात जाबाजों के लिए ख़ास किस्म के गर्म टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा हर किस्म के मुश्किल हालात से निमटने के लिए भी मुनासिब ढांचा जाती सहूलियात की शिनाख्त कर ली गई है जो ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन काम आ सकती हैं। हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी कमांडरों की 8 दौर की बातचीत के बाद भी तातुल ख़त्म होने के ठोस इशारे नहीं मिले हैं, जिससे तातुल के लंबा खिंचने के आसार हैं। इसे देखते हुए फ़ौज ने सर्दियों में जवानों को पेश आने वाली तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखकर सभी ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। दहाइयों बाद ये पहला मौका है जब दोनों अफवाज ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी को इस हद तक बढ़ाया है।
دونوں افواج کے 50 ہزار سے بھی زیادہ فوجی ان علاقوں میں تعینات ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج نے سبھی طرح کے فوجی ساز و سامان، گاڑی اور ہتھیار بھی جمع کیے ہیں۔ امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کو شفاف قرار دینے پر ڈائریکٹر ہوم لینڈ، سائبر سیکورٹی اینڈ انفراسٹرکچر کرسٹوفر کربس کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اپنی سرخی بنایا ہے۔ دا ہندو میں شائع خبر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات کے دوران سائبر سیکورٹی کے معاملات دیکھنے والے افسر کرسٹوفر کربس کو برطرف کرنے کا حکم سوشل میڈیا کے ذریعے جاری کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ہوم لینڈ سیکورٹی، سائبر اینڈ انفراسٹرکچر کے سربراہ کو 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ان کے ادارے کی جانب سے لکھے گئے ایک کالم کے باعث عوامی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس بلاگ میں کرسٹوفر کے ادارے نے امریکی انتخابات کے حوالے سے فراڈ اور ہیکنگ کے الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا تھا۔ یہ الزامات زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے وکلاء کی جانب سے لگائے گئے تھے۔ صدارتی الیکشن کو امریکی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات قرار دینے والے افسر کرسٹوفر کربس کا معطلی کے بعد امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے CISA کے لیے کام کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے بہترین کام کیا۔ واضح ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ تاہم ٹرمپ کی جانب سے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات مسلسل عائد کیے جا رہے ہیں۔ چین سے پاکستان کی دوستی کا خمیازہ مسلسل پاکستانی عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آئے دن چینی اہلکاروں کی جانب سے پاکستانیوں کے استحصال کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب پاکستانی افسران بھی اپنے عوام سے زیادہ چینی اہلکاروں پر مہربان ہیں۔ تازہ معاملہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام کرنے والے مزدوروں کا ہے، جنہوں نے یکساں مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے کراچی میں مظاہرہ کیا۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز اس حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں سی پیک سے وابستہ ہزاروں مزدوروں نے چین کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ان کی شکایت ہے کہ انہیں یکساں کام کرنے کے باوجود چین کے کامگاروں سے کم اجرت دی جاتی ہے۔ خبر کے مطابق صوبہ پنجاب میں اورنج لائن میٹرو کے منصوبے میں کام کرنے والے چینی اہلکاروں کو تنخواہ کے طور پر خاصی رقم دی گئی، جبکہ اسی طرح کے کام کے لیے پاکستانیوں کو بہت کم اجرت دی جا رہی ہے، جس سے پاکستانی مزدوروں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز ملک شام میں ایران کی قدس فورس سے تعلق رکھنے والے اہداف اور شامی فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملے اس وقت کیے گئے جب اسرائیلی فوج کو گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے قریب سڑک کے کنارے رکھے دھماکہ خیز مواد کا پتہ چلا۔ شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملے میں اس کے 3 فوجی اہلکار مارے گئے۔ شامی حالات پر نظر رکھنے والے گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ہے، جن میں 3 شامی فوجی اور تقریباً 5 افراد ایرانی بھی ہیں۔ اسرائیل ڈیفینس فورسز کے مطابق ان فضائی حملوں میں مخصوص فوجی اہداف، گوداموں، ہیڈ کوارٹروں اور فوجی احاطوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ MIP کے فرانسیسی رکن جارڈن برڈیلا نے پاکستان، ترکی، کویت اور قطر کے خلاف پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق حال کے دنوں میں ایک کے بعد ایک کئی دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بن چکے فرانس کے برڈیلا کا کہنا ہے کہ یورپی یکجہتی کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی پابندی ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، جیسا کہ پاکستان اور ترکی کو دہشت گردوں کا معاون مانا جاتا ہے، اس لیے ان کے خلاف مالی تجارتی پابندی لگائی جانی چاہیے۔ پلوامہ میں دہشت گردوں نے پولیس اور CRPF کی ٹیم کو نشانہ بنا کر گرینیڈ سے حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر 12 شہری زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اکنامک ٹائمز کی خبر کے مطابق بدھ کی شام دہشت گردوں نے پولیس اور CRPF کی ٹیم کو نشانہ بنا کر گرینیڈ سے حملہ کیا۔ غنیمت یہ رہا کہ دہشت گردوں کا نشانہ چوک گیا اور گرینیڈ سڑک پر پھٹ گیا، لیکن اس کی زد میں آنے سے 12 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت پولیس اور CRP کی ٹیم کپواڑہ علاقے میں گشت کر رہی تھی، اس وقت اچانک ایک گاڑی پر سوار ہو کر آئے دہشت گردوں نے ٹیم پر حملہ کیا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے گرینیڈ پھینکنے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا اور گرینیڈ سڑک پر گرا، جہاں کافی بھیڑ تھی، اور 12 افراد دھماکے کی زد میں آ گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور پورے علاقے میں تلاشی مہم جاری ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے
हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन किस्म के घरेलू बहरान से परेशान है। ये बहरान कसीर जहती है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से फ़ौज और इमरान हुकूमत पर शदीद हमले हो रहे हैं कि फ़ौज सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत करके जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर ज़रब लगा रही है, जिसमें इमरान खान जैसी सियासतदान उसके साथ ताउन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ खुद इमरान हुकूमत हर महाज पर अपनी नाकामी और नाअहली से अवाम को बरगुश्ता कर रही है। अवामी सतह पर हर तरफ से हुकूमत और फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। इस सूरत में न तो हुकूमत की समझ में कुछ आ रहा है कि वो क्या करे, और न ही फ़ौज को इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में हिंदुस्तान दुश्मनी के जज्बे को बढ़ावा देना फ़ौज और हुकूमत को आसान सा नुस्खा दिखाई दे रहा है। चुनांचे मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ एक इंतहाई शरारत आमेज़ मुहिम शुरू की गई। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में हमेशा पेश रहता है और क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी मुल्कों में मुसलसल तखरीब काराना सरगर्मियों को अंजाम देता है। बैनुल अक़वामी और कसीर कौमी इदारों की तरफ से बार बार उसे वार्निंग भी मिलती रहती है। अपने घरेलू मसाइल हल करने में नाकाम होने के बाइस हुकूमत चूँकि अवाम के गैर गज़ब की वजह से उन्हें मुँह दिखाने की जुर्रत भी नहीं कर पा रही है, इसलिए बौखलाहट के आलम में इमरान हुकूमत की वज़रा की जानिब से तरह तरह के बयानात हिंदुस्तान के खिलाफ सुनने को मिल रहे हैं। वैसे तो हिंदुस्तान बतौर ख़ास जम्मू कश्मीर में फ़रोग़ पाने वाली दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि उसका इन वाक़यात से कोई सरोकार नहीं, लेकिन कुछ अरसे कबल इमरान खान के साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी जोश में आकर ये बात भी कह गए कि पुलवामा में हमने घर घुसकर हिंदुस्तान को मारा। गोया ये बात पाकिस्तान ने खुद ही तस्लीम कर ली कि पुलवामा में जो CRPF के जवान शहीद किए गए थे उन पर हमला करने का मंसूबा पाकिस्तान ही ने बनाया था। लेकिन वो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने से भी इनकार करता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें दुनिया महसूस नहीं करती। इस वक्त न सिर्फ दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए दरअंदाजी कराने की चौतरफा कोशिश पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हो रही है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर इसके ज़रिए सीज़ फायर की लगातार खिलाफ वर्जी भी हो रही है, जिसमें सिविलियंस की हलाकतें भी हो रही हैं। इस सिलसिले में हिंदुस्तान में तैनात पाकिस्तान की नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन पाकिस्तान झूठी सच्ची खबरें फैलाने और गलत इत्तलात और अफवाहें फैलाने की कोशिशों से बाज नहीं आता। अभी चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ही झूठी बातों से माहौल को जहर आलूद बनाने की कोशिश की। अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा उससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के सामने अपनी इक़्तिसादी और सियासी नाकामियों का कोई जवाब पेश नहीं कर पा रही है। इसलिए इन मसाइल से अवाम की तवज्जो गैर ज़रूरी बातों की तरफ मबजूल कराने के लिए अजीब अजीब तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ज़रा गौर कीजिए, शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि इस्लामाबाद अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कायम करके हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे सबूत पेश करेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ये दावा मिस्टर कुरैशी ने ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब करके हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने यह एहतजाज दर्ज कराया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा या किसी और के पास हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सबूत होता तो क्या वो अब तक खामोश रहते? इस तरह की झूठी बातें अक्सर पाकिस्तान खुद वहाँ के अवाम को गुमराह करने के लिए फैलाता है और ख़ुद पाकिस्तानी अखबारात भी ये सवाल उठाते हैं कि अगर हुकूमत के पास इस इल्ज़ाम के लिए कोई सबूत है तो वो पेश क्यों नहीं करती। गोया खुद अंदरून पाकिस्तान भी हुकूमत के इस तरह के दावों का कोई यकीन नहीं करता और न इसकी बातों का कोई संजीदगी से नोटिस लेता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि इस तरह की ड्रामाबाजियों से असल मसला नहीं सुलझता, बल्कि खुद हुकूमत का एतबार चला जाता है। अपने अवाम और आलमी बिरादरी का एतबार हासिल करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने आप को पहले काबिल एतबार बनाना चाहिए। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट में कहा है कि टेक्नोलॉजी मुआशरे के सभी तबकों तक सरकार के फ़ायदे पहुंचाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लग्ज़मबर्ग के उनके हममनसब भारत लग्ज़मबर्ग वर्चुअल सरबराह मीटिंग की सदारत करने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक टोल प्लाजा के नजदीक तसादुम में 4 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्क में कोविड-19 के जेरे इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मामलात के 5% से नीचे आ गई है। और आज बैतुल खला के आलमी दिन पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मुल्क को खुले में रफ़ा हाजत से पाक रखें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को ये मुनफरिद मकाम हासिल है कि वो दुनिया को इंफॉर्मेशन के दौर में बहुत आगे ले जाने की सलाहियत रखता है। वो आज वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु टेक समिट का इफ्तिताह कर रहे थे। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत में डिज़ाइन किए गए तकनीकी हल दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए भी दस्तयाब कराने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत में बेहतरीन माहिरीन और सबसे बड़े मार्केट हैं और इंडियन टेक आलमी सतह पर वसअत की सलाहियत रखते हैं। भारतीय अशिया और सामान के आलमी मेयारात पर खरा उतरने की कुछ मिसालें पेश करते हुए जनाब मोदी ने यूपीआई अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, जहां कोई भी डिजिटल अदायगी से मुतालिक वसीले दस्तयाब करा सकता है और डिजिटल अदायगी कर सकता है। वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता महीने इस प्लेटफॉर्म पर 2 अरब माली लेन देन रिकॉर्ड किए गए। इसी तरह का प्लेटफॉर्म कौमी डिजिटल सेहत मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वामित्व इसी तरह की एक और पहल है जिसके ज़रिए देही इलाकों में ज़मीन के मालिकाना हकूक़ फराहम किए गए और इस तरह ज़मीन से मुतालिक तनाज़ात ख़त्म करने की राह हमवार हुई और लोगों को बाइख्तियार बनाया गया। तकनीक के ज़रिए सरकारी प्रोग्रामों और स्कीमों पर अमल आवरी में तेज़ी लाने और शफाफियत की हौसला अफजाई में मदद मिलने का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने बताया कि उनकी सरकार की जानिब से किए गए तकनीकी इक़दामात से किस तरह मुआशरे के सभी तबकों तक हुक्मरानी के फ़ायदे पहुँचाने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद तेज़ी के साथ अमल दरामद के लिए तकनीकी हल तलाश करना है, ख्वाह ये दुनिया के सबसे बड़े सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत की बात हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाने और उन्हें सर छुपाने की जगह फराहम करने का मामला हो। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इख्तरा और दीगर तकनीकी सनतों को नरम पॉलिसी फ्रेमवर्क का यकीन दिलाया। जनाब मोदी ने नौजवान पेशावर अफराद पर जोर दिया कि वो हमारे डेटा और IT पर मबनी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुख्ता साइबर सिक्योरिटी हल तलाश करें। उन्होंने डेटा के बंदोबस्त के लिए एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के नायब सदर गाई पारमेलिन ने भी वर्चुअल तरीके से इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इधर कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा अपनी काबीना साथियों के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लग्जमबर्ग के अपने हममनसब ज़ेवियर बेटिल के साथ आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान 2 दहाइयों के बाद ये सरबराह सतह की पहली कॉन्फ्रेंस होगी। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, जिसमें कोविड के बाद की दुनिया में भारत लग्जमबर्ग ताउन को मुस्तहकम करना शामिल है। वो बाहमी मफाद के बैनुल-अक़वामी और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग पिछले कुछ अरसे से आला सतह के तबादलों को कायम किए हुए हैं। दोनों वज़ीर आज़म इससे पहले 3 मौक़ों पर मिल चुके हैं। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नगरोटा टोल प्लाजा के नज़दीक आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में 4 दहशतगर्दों को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। जम्मू में आज सपहर मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IGP मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को दहशतगर्दों की सामा सेक्टर से नगरोटा टोल प्लाजा की जानिब नकलो हरकत के बारे में एक खुफिया इत्तला मिली थी। आज सुबह 5 बजे के करीब उस ट्रक को जिसमें दहशतगर्द छुपे हुए थे मामूल की जांच के लिए रोका गया। अलबत्ता दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और ग्रेनेड्स फेंके। वहां फौरन इजाफी कुमुक रवाना की गई और तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मारे गए दहशतगर्दों के पास से 11 AK राइफलें, 3 पिस्तौल, 29 हैंड ग्रेनेड्स और दीगर आलात बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों ने सरहद पार से दरअंदाजी की थी और वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक बड़ा हमला करने की मनसूबाबंदी के साथ कश्मीर वादी जा रहे थे।
अलबत्ता उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का मंसूबा पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की मुश्तरका और बरवक्त कार्रवाई की बदौलत नाकाम बना दिया गया। आईजीपी ने कहा कि तलाशी की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया और उसे पकड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तसादुम में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, अलबत्ता उनकी हालत मुस्तहकम है। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। कौम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके 103वें यौम पैदाइश पर याद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी ने साबिक लीडर इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल जाकर भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। आज बैतुल खला का आलमी दिन है। ये दिन सफाई सुथराई के तई बेदारी पैदा करने और लोगों में बैतुल खला के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नाक़िस सफाई सुथराई के सबब बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हिफ़्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई सेहतमंद फ़िरक़ों और सेहतमंद कौम की एक तरजीह होनी चाहिए। एक ट्वीट में नायब सदर ने लोगों पर जोर दिया कि वो भारत को खुले में रफ़ा हाजत से पाक रखने की गरज से अपने अहद की तौसीक़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत ने सभी के लिए बैतुल खला से मुतालिक अपने अज़्म को मुस्तहकम किया है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान करोड़ों भारतीयों को साफ़ सुथरी बैतुल खला फराम करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ख़ास तौर पर हमारी नारी शक्ति को वक़ार और एहतराम के साथ साथ सेहत से मुतालिक ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल हुए हैं। जल शक्ति की वजारत का पीने के पानी और सफाई सुथराई का महकमा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बैतुल खला का आलमी दिन मना रहा है ताकि महफूज सफाई सुथराई तक रसाई के तई बेदारी को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासतों और ज़िलों को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 93.58% तक पहुँच गई है। अब तक 83,83,000 से ज़्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 48,493 अफराद रूह सेहत हुए हैं। सरे दस्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मुतासरा अफराद की महज 4.95% है। मुल्क में फ़िलहाल 4,43,303 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,576 नए मामला सामने आए हैं। एक ही दिन में 585 अमवात की भी इतला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,31,578 हो गई है। मुल्क में शरह अमवात 1.47% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह अमवात में से एक है। कोरोना वायरस से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद के एतबार से महाराष्ट्र सर फहरिस्त है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे मकाम पर है। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अमवात की इतला दिल्ली से मिली है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे मकाम पर है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में मुख्तलिफ लैब्स ने कोरोना वायरस के 10,28,203 टेस्ट किए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 12,85,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट में कहा है कि टेक्नोलॉजी माशरे के सभी तबकों तक सरकार के फ़ायदे पहुँचाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के उनके हममनसब भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सरबराह मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक टोल प्लाजा के नज़दीक तसादुम में 4 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्क में कोविड-19 के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मामलात के 5% से नीचे आ गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।